किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जिन किसान भाइयों ने फसलों की कटाई कर ली है वो समय से उनकी गहाई करके उचित प्रकार से भंडारण करें और जो ही आपको मंडी में भाव अच्छा मिले आप अपने उत्पादों को बेचें ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। जो हमारे पशुपालक भाई दुग्ध उत्पादन करते हैं वो अपने पशुओं को गर्मियों के समय हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए बाजरा चरी, जवार चरी की बुआई कर सकते हैं और गर्मियों में अपने पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराकर उनका दुग्ध उत्पादन बनाए रख सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको अजवाइन की फसल में मूल्य संवर्धन विपणन के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा है मौसम का हालचाल। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। खरीफ फसल अनुसंधान पर बैठक का हुआ आयोजन। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर खर्च होंगे 463 करोड़ रुपए और गर्मी के मौसम में पशुओं का रखें विशेष ध्यान। खरीफ फसलों पर किए गए अनुसंधानों पर चर्चा के लिए क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान समिति की बैठक कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा अलवर पर आयोजित की गई। कृषि संभाग भरतपुर में खरीफ फसलों पर हुए अनुसंधानों पर चर्चा के लिए क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान एवं विस्तार समिति की बैठक कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा अलवर पर आयोजित की गई। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि बैठक में जलवायु परिवर्तन का फसलों पर प्रभाव, नैनो यूरिया पर फसलवार अनुसंधान, फसलों में हाइड्रोजेल का प्रयोग, पोटेशियम, जिंक, लोहा, सल्फर आदि पोषक तत्वों का फसलोत्पादन पर प्रभाव, कीट और बीमारियों का जैविक नियंत्रण, मोटे अनाजों पर अनुसंधान की आवश्यकता, पोषक तत्वों से भरपूर बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित करना, खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, खरीफ प्याज की उत्पादन तकनीक विकसित करना आदि विषयों पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर डी.के. गुप्ता ने अनुसंधान अनुशंसाओं को किसानों तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, डॉक्टर इंदुवाला सहित भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर के कृषि अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अध्यक्षों ने भाग लिया। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने 463 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देश के हर राज्य की सरकारें किसानों के हितों का ख्याल रखती हैं। खेतों में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। बारिश न होने से पानी का संकट किसानों के सामने आ जाता है। अब राजस्थान सरकार ने ऐसे ही किसानों को खुशखबरी दी है। कृषि अधिकारियों के अनुसार अब किसानों को फसलों की सिंचाई पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से सिंचाई को लेकर किसानों की मदद की गई है। सूक्ष्म सिंचाई को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने 463 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार की इस नई पहल से पानी की बर्बादी कम होगी। बचत अधिक होने से भूजल स्तर में गिरावट भी नहीं होगी। राज्य सरकार की 2 साल के भीतर इस योजना को जमीन पर उतारे जाने की प्लानिंग है। 2 साल में 50,000 किसानों के खेतों में तालाब बनाए जाएंगे। तालाब बनाने में सरकार 260 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खेतों में तालाब तैयार करने का मकसद फसलों की सिंचाई करने में मदद करना है। अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जोत वाले किसानों को राज्य सरकार ने राहत दी है। इन किसानों को 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। आने वाले मई जून के महीनों में गर्मी और बढ़ेगी, जिससे जानवरों की स्थिति बेहाल हो सकती है। ऐसे में किसानों को अपने दुधारू पशुओं की देखभाल का उचित ध्यान रखना चाहिए। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। आने वाले मई और जून के महीनों में चिलचिलाती धूप और लू मनुष्यों के साथ साथ पशुओं का हाल भी बेहाल कर देती है। ऐसे में जरूरी है कि किसान भाई अपने दुधारू पशुओं का विशेष ख्याल रखें। गर्मी के कारण पशुओं में जल एवं लवण की कमी हो जाती है। पशुओं की भूख कम हो जाती है और पशुओं के दूध उत्पादन में भारी गिरावट आती है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी आ जाती है, विशेष तौर पर मई और जून के महीनों में। अगर हम ठीक प्रकार से फसल चक्र बनाकर हरे चारे की व्यवस्था करेंगे तो गर्मी के मौसम में भी हम अपने पशुओं के लिए हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों में हमें पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए, यानी ऐसा आहार जिसके अंदर प्रोटीन, खनिज तत्व और विटामिन इत्यादि उपलब्ध हों। गर्मी के मौसम में पशु अपने शरीर की गर्मी को कम करने के लिए पानी की अधिक मात्रा ग्रहण करता है तथा शरीर के अतिरिक्त तत्व पसीने के द्वारा, पेशाब और गोबर के द्वारा व अन्य अंगों से बाहर निकालता है। पशु शरीर के हर 100 किलोग्राम वजन पर तकरीबन 5 लीटर पानी की जरूरत होती है। ऐसे में पशुपालक भाई पशु के शरीर के वजन के हिसाब से पानी की पूर्ति करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अजवाइन की फसल औषधीय गुण होने के कारण हमारे प्रदेश में बहुत ऐसे की जाती है और हमारे प्रदेश में अजवाइन का बहुत महत्व भी है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अजवाइन की फसल रेतीली ज़मीन में भी हो जाती है, उनको पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसके चलते हमारे किसान भाई इसको आसानी से उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अजवाइन की फसल में फसलोत्तर प्रबंधन, विपणन और मूल्य संवर्धन आप किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी देने के लिए आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबेजी अजमेर और दिखाते हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। जहाँ तक अजवाइन की फसल के बारे में है, हम जानते हैं कि ये हम दैनिक तौर पे, खाने के तौर पे तथा औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा शायद ही कोई हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हो जो इस फसल की उपयोगिता के बारे में न जानता हो। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज हम इसको कैसे अच्छे से अच्छी तरीके से खेत से उपज करके हम मार्केट तक पहुँचाएँ, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उसका मूल्य मिल सके। अब हम जहाँ तक कटाई की बात करें और दूसरी बात करेंगे, इससे पहले हम बताएं, देखिए अजवाइन की फसल है, ये दोनों मौसम में ली जाती है। खरीफ में भी लेते हैं किसान भाई लोग और रबी में भी ली जाती है। मुख्य तौर पे रबी में ली जाती है। हालांकि कुछ खरीफ फसल में साउथ में या यहाँ राजस्थान में कुछ इलाके हैं जैसे प्रतापगढ़ और इस एरिया में ये ली जाती है, लेकिन फिर भी मुख्य तौर पर ये रबी के मौसम में ली जाती है। ये 160 से 180 दिन की फसल है। कुछ किस्म हमारी है जो कि बहुत पहले मैच्योर हो जाती है, जिसमें उपज भी उतनी रहती है, लेकिन इसमें किसानों का समय बच जाता है, जिससे हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं। और ये फसल है जो कि अक्टूबर एंड और नवंबर के शुरू में ये बुआई की गई है। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग है। अभी ये 20 दिन बाद जो है इसमें ये पकनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसकी कटाई करेंगे। अब हम इसकी कटाई कैसे करें और कैसे अच्छी गुणवत्ता बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, तो हमें इससे पहले चंद शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि आप सही समय पे इसकी बुआई करें, उचित मात्रा में इसमें फर्टिलाइज़र खाद का करें, समय पे पानी दें, जिससे इसमें अच्छी तरह से फसल की बढ़वार हो, फूल अच्छी तरह से आएँ, जिसमें कि अच्छी तरह से स्वस्थ और हेल्दी दाने लग सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें उपज प्राप्त हो। अब अगर हम कटाई की बात करें, आप अभी देख सकते हैं फसल, ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जो है, इस फसल के बारे में हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, इस फसल में लगभग 2 महीने तक फूल आते हैं। ये अन्य फसलों से विभिन्न है। ऐसा नहीं है कि एक ही समय फल आया और एक ही समय पक गया। इसमें 2 महीने के अंतराल पे कुछ फूल पहले आते हैं, कुछ धीरे धीरे करके बाद में आते हैं। तो इसमें जो पकाव होता है, फसल की पकने की अवस्था है, वो भी में अंतर होता है। अब इस फसल में आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए कुछ में दाने लग गए हैं, ये कुछ उसके बाद की है, और कुछ में जो है आप देख सकते हैं अभी फूल है। ये तीनों चीज़ें हैं। अब लेकिन हम कटाई के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम पहले जो मतलब फूल आए हैं उनकी कटाई पहले करें, उसके बाद वाली कटाई बाद में करें, और अभी जो फूल लग रहे हैं उसकी बात करें। अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए।
और ये महत्वपूर्ण इसलिए है, अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उपज की गुणवत्ता नहीं बना सकते हैं। अब जैसा ये फसल देख सकते हैं, हम शुरू में कहा 160 से 80 दिन की आमतौर पर फसल होती है, लेकिन साथ में ये संदेश भी हम किसानों को देना चाहेंगे, हमारे संस्थान द्वारा एक विकसित किस्म है जो 130 से 140 दिन में भी पक जाती है। उसका क्या और फ़ायदे हैं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये फसल आप देख सकते हैं कि अब ये फसल की जो फूल वाली अवस्था है लगभग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से ये पकनी अवस्था शुरू हो जाएगी। अब हमें कैसे इसको हम अंदाज़ा लगाएं कि ये फसल पूरी तरह से पक गई है। अब हमें इसमें कटाई शुरू कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों देख लीजिए, जब ये फसल में इसमें भी दाने बन जाएं और ये फसल पीली पड़ने लगे, ये अवस्था अभी से 20 दिन में आएगी। उसके बाद ये अवस्था ऐसी है जिसमें हमें इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि अब हमारी फसल कटने की अवस्था में पहुंच चुकी है। अब इसमें हमें कटाई शुरू कर देनी चाहिए। कटाई शुरू करने के लिए आमतौर पर हाथ से ही करते हैं जो है। कुछ उसके लिए मुख्य सावधानी हम ये बताना चाहेंगे, ये फसल जो है इसमें कम से कम कोई और चीज़ मिल सके, क्लीन से क्लीन हो, तो उसके लिए कटाई के लिए हमें ये करना चाहिए, कोई त्रिपाल या पॉलीथीन बिछा करके उसको काट के उस पर रख देना चाहिए। हमें अगर मौसम सफ़ा है तो ओपन मतलब खुले वातावरण में रख दें, जिससे पूरी तरह से सारे फूल पक जाएं। जब सारे फूल पक जाएं तब आप देखेंगे इस तरह से ये जो सारे फूल पक जाएंगे तो इसको हम हाथ से इस तरह से थोड़ा सा मतलब जोर लगाएंगे, रब करेंगे तो सारे दाने बाहर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो अवस्था है कि अब हम इसको थ्रेसिंग के लिए ले जाएं। इस अवस्था में अब हमारी कटाई के बाद फसल में सारे फूल पक चुके हैं। अब हम इन्हें ले जाना है थ्रेसिंग के लिए। यहाँ से हम थ्रेसिंग यार्ड पे ले जा सकते हैं। जहाँ भी हम फसल रखेंगे हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें ज़मीन में हमारे पौधों को टच नहीं करना चाहिए। ज़मीन में टच करने से तमाम तरह के बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, और ये फसल जो है, जो कि हम जानते भी हैं कि काफ़ी मात्रा में हिंदुस्तान से बाहर भेजी जाती है, जिससे विदेशी मुद्रा भी हमें अर्जित होती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम इसको ऐसे करें कि कभी ज़मीन में टच ना हो, हमेशा पॉलीथीन या त्रिपाल का उपयोग करें। एक बार यहाँ से फसल कट गई तो हम उसको फिर थ्रेसिंग के लिए ले जाएंगे। थ्रेसिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर किसान जो है मैनुअल करते हैं, उसको करते हैं। अदरवाइज आजकल तमाम तरह की मशीनें आ गई हैं जो मल्टीग्रेन थ्रेसिंग है। हमारी स्पाइसेस में मल्टी स्पाइस थ्रेसर आए गए हैं, जिसमें आप अजवाइन, सौंफ, धनिया, जीरा की थ्रेसिंग कर सकते हैं एक ही मशीन में, अलग अलग सीप्स लगा के, थोड़ा सा उसमें बदलाव करके एक ही मशीन से हम उसको थ्रेसिंग कर सकते हैं। इस मशीन में थ्रेसिंग के बाद ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। अलग अलग सीप्स होती है, अलग अलग दाने को बड़े छोटे के हिसाब से हम ग्रेड करके इकट्ठा कर सकते हैं, उसको पैकिंग कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप साधारण तौर पे आप जो ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से थ्रेसिंग करते हैं उस तरह से थ्रेसिंग करिए, और उसके बाद ग्रेडिंग ज़रूर करिए। किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे उत्पाद का बाज़ार में मूल्य इस बात पे भी निर्धारित करता है कि हमारा जो बीज है वो किस तरह का है, पूर्ण रूप से विकसित है, देखने में अच्छा है, सुगंधित है, जो है उसका मूल्य अलग मिलेगा, और जो दाने छोटे हैं उसका मूल्य अलग मिलेगा। अगर आपने दोनों को एक साथ मिला दिया है तो आमतौर पर देखेंगे आपके बाज़ार का मूल्य हमेशा कम मिलेगा, जबकि आप में मात्रा जो है छोटे बीज की कम है। फिर भी आपकी ग्रेडिंग में मार्केट फोर्सेस जो होती हैं, मार्केट में जो मूल्य निर्धारित करती हैं, वो कम निर्धारण करेंगी, इसलिए इसका ध्यान रखें। अब दूसरी चीज़ आ गई, अब आपने ग्रेडिंग कर ली, अब पैकिंग कैसे करें। पैकिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम पैकिंग किस तरह से करें। पैकिंग के लिए आमतौर पे हम जूट की बोरी इस्तेमाल करते हैं, जूट की बोरी में हम इसको पैक करते हैं। लेकिन मैं ये किसानों भाइयों को आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको पॉलीथीन के बैग में इसको पैकिंग करें। उसके क्या फ़ायदे हैं, देखिए, ये जिस समय हमें पैकिंग करना है उस समय बीज में नमी 10% से कम होनी चाहिए, 8% 7% होनी चाहिए।
अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब कटाई होती है तो वातावरण में नमी ऑलरेडी इतनी कम होती है कि बीज में नमी 10% से कम होती है। लेकिन हम उन किसान भाइयों को बताना चाहेंगे जो इस क्षेत्र से अलग हैं, एरिड एरिया से अलग दूसरे जगह लगा रहे हैं, तो इस बात को सुनिश्चित करें कि पैकिंग के समय उसमें मॉइस्चर नमी 10% से कम होनी चाहिए, 10% से कम नमी होनी चाहिए। और पैकिंग किस में करनी है? हमें पैकिंग करनी है पॉलीथीन उसमें, जिससे वातावरण की नमी उसमें ना आ पाए। हमारी जो बीजे मसाला फसलें हैं उसमें एक और ख़ास गुण है कि हम इनको जब रखते हैं और जब वातावरण में नमी ज़्यादा होती, खासकर बरसात के महीने में जब हवा में नमी ज़्यादा होती, तो वो नमी ये अवशोषित कर लेते हैं बीज। जब बीज अवशोषित कर लेते हैं तो कहीं से भी कोई फंगस, बैक्टीरिया या कीड़े हैं तो उसमें पनपने लगते हैं। तो हम टाइम टाइम पे ये ध्यान रखें कि इसमें नमी का प्रतिशत हमेशा 10% से कम होना ही चाहिए। अब भंडारण की बात आती है। अब आपने पैक कर लिया, अब आप इसका भंडारण करेंगे। भंडारण के लिए क्या अवस्था होनी चाहिए? हम जिस जगह पे भंडारण करते हैं, आमतौर पे किसान भाइयों हम जानते हैं कि आप जिस जगह पे भंडारण करते हैं सालों साल उसी जगह पे करते हैं, और उसी जगह पे तमाम आपने चाहे मसाले वाली फसल हो, चाहे दलहन तिलहन की फसल हो, चाहे अनाज वाली फसल हो, हम एक ही जगह पे करते हैं। तो तमाम तरह के कीट जो भंडारण कीट हैं वो भंडारण गृह में पनप जाते हैं। कहीं भी छोटी छोटी छेद है, क्रैक्स है, वहाँ पे वो रहते हैं, सालों साल रहते हैं, और जब हम नई फसल लाते हैं तो उसमें वो आकर के उसको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए भंडारण करने से पूर्व हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे भंडार गृह में किसी भी तरह का कोई अवशेष या कीट उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो मैनुअल हाथ से सफाई तो करनी है, साथ में कुछ दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही सुरक्षित दवा है मैलाथियान। ये 50% ईसी में आता है, एक तरल द्रव आता है। इसको 1 लीटर पानी में 5 से 7 ml मिला के हम सारे जो छेद है, सारे दीवार के चारों तरफ हम इसको स्प्रे कर दें, जिसमें अगर उपलब्ध है कोई कीट उसे भी मर जाना चाहिए। अब मर जाना चाहिए, कोई भी छेद है उसको बंद कर देना चाहिए कि कीट के अलावा कोई चूहे और दूसरे कोई जानवर उसमें ना आने पाएँ। अब हमें उसमें भंडारण करना, हमें सीधे ज़मीन पे नहीं रखना है, हमें लकड़ी की कोई चीज़ है उसके ऊपर रखना चाहिए, जिससे ये ज़मीन की नमी को अवशोषित ना कर सके। अगर अवशोषित कर लिया तो बीज का रंग बदल जाएगा और वो फसल ख़राब होने लगेगी। ये हो गया। अब हमें भंडारण के दौरान कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम सारे किसान भाई जानते हैं कि कोई भी फसल हम भंडारण में रखते हैं तो उसमें कीट का प्रकोप होना ही होना है। अब हम इससे कैसे बचें? अजवाइन के फसल के बारे में किसान भाइयों मैं ख़ास तौर पर आपको सचेत करना चाहूँगा। इसमें कुछ खास तरह के कीट होते हैं जो भंडारण की अवस्था में इतना नुकसान पहुँचाते हैं कि आपकी फसल को 6 महीने के अंदर जो है 50 से 70% को खा जाते हैं, एकदम खा करके पाउडर बना देते हैं। वो खास कीट जो है जिसको हम साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे जो है सिगरेट बीटल या ड्रग स्टोर बीटल बोलते हैं, लेसियोडर्मा या स्टेगोबियम बोलते हैं। ये 2 कीट हैं, ये बहुत ही घातक कीट हैं, भंडारण कीट हैं, जो हमारी सारी बीजे मसाला फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और मैं खासकर आज मैं कहना चाहूँगा कि अजवाइन की फसल, ये फसल उस कीट के लिए बहुत ही प्रिय भोजन है। ये जहाँ आता है उस कीट का प्रकोप होना ही होना रहता है। हमें इसमें क्या करना है? इसके लिए हमें, जैसा कि हमने बताया कि हमारा भंडारण गृह पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सारी दीवारों पे स्प्रे कर दें, ज़मीन पे हमें नहीं रखना है, लकड़ी के उस पर रखना है। साथ में हम इसमें फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन मतलब कि इसमें जो है हम कुछ ऐसे दवा का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो गैस बनेगी, और गैस बनने के बाद अगर कोई कीट है तो अंदर वो मर जाएगा। इसको एल्युमिनियम फॉस्फाइड एक दवा आती है, आप अच्छी तरह से इस दवा के बारे में जानते हैं, वाकिफ़ होंगे। ये काफ़ी समय से हमारे बीच में इस्तेमाल होती है, और इस दवा का इस्तेमाल करके इस दवा को हम जो है 3 से 5 ग्राम जो टैबलेट होती है उसको बीच में रख करके और पॉलीथीन से ढक देते हैं। 7 दिन तक ढकेंगे तो इससे जो गैस निकलेगी तो सारी गैस जो है अंदर अगर कोई भी कीट उसमें है उसको समाप्त कर देगी। इस तरह से हम एक सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। अब सुरक्षित भंडारण करने के बाद मार्केटिंग का आया। मैंने जैसे पहले ही बताया, अगर आपने ग्रेडिंग कर रखी है बीज की, अच्छे बीज छोटे साइज के हिसाब से
कलर के हिसाब से ग्रेडिंग कर रखी है, तो आप अपने उत्पाद में बहुत अच्छा जो है मार्केट में उसका मूल्य पा सकते हैं। अगर आपने ग्रेडिंग नहीं की है तो सारे आपके जितने भी उत्पाद हैं सबको एक ही तौर पे देखा जाएगा और उसका मूल्य निर्धारण भी बाज़ार में कम से कम होगा। ये चीज़ें आ गई। और पॉलीथीन में पैक होना चाहिए। मार्केटिंग के लिए आजकल तमाम ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी, ऑनलाइन भी है। हम मार्केट में चेक कर सकते हैं किस समय क्या प्राइस मार्केट में चल रहा है मंडी में, उस समय हम मार्केट में ले जा सकते हैं अपने उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें दूसरी चीज़ एक और आ गई है कि हम इसका मूल्य संवर्धन कैसे करें। अजवाइन एक ऐसी फसल है जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, ना केवल खाने के लिए बल्कि औषधि के रूप में। हम सब जानते हैं अजवाइन की गोली, कुछ तरल द्रव्य बनाए जाते हैं जिससे हमें खासकर पेट की बीमारियों में ये फ़ायदा करते हैं। हम इसमें भी जानकारी करके इसको मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। मैं उन किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, अगर इस बारे में कोई जानकारी लेनी है हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं। हम इस संस्थान के द्वारा हम आपको उस तरह की जानकारी कर देंगे जिससे आप इसका मूल्य संवर्धन करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह से करके हम अपने उत्पाद से कटाई से लेकर के और मार्केटिंग तक ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा करके और हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर जो है कि खेती को हमें व्यावसायिक तौर पे जो कहने की बात कर रही है, उस व्यावसायिक तौर पे करके हम अपना लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। साथियों, अजवाइन पर आपको कार्यक्रम आज कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव आपके पास में हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।